नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस करी थी लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, तो वहाँ पे एक वीडियो मैंने प्रॉमिस करी थी कि जो इसका रिज़ल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट के साथ एक न्यूज़ आई थी जिसमें इन्होंने बोला था कि एक ये कंपनी एक्वायर कर रहे हैं जिसका नाम TIPL टेक्नो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये किस तरीके से कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा रहेगा एंड किस सेक्टर की है उसके बारे में करेंगे। प्रोसेस इनकी क्या रहेगी एक्विजिशन की, प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है जिसके थ्रू ये एक्वायर कर रहे हैं इसको, तो कितना परसेंट प्रेफरेंशियल इशू के साथ कर रहे हैं वो भी बात करेंगे एंड कितना कैश है वो भी बात करेंगे। राइट इशू लेके आए हैं। अब देखिए आज मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में एंड मैंने कल ही टेक्निकल एनालिसिस में वो जो वीडियो थी लॉयड इंजीनियरिंग की उसमें बात करी थी कि कैसे लेती है जनता इस न्यूज़ को वो तो कल ही पता चलेगा। तो आज क्योंकि वो थोड़ा सा डाइसी था, क्योंकि देखिए अगर ओवरऑल अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो दिस इज़ गुड, बट अगर डीपली नहीं अगर आप जानोगे तो दिस इज़ अ बिट फिशी अगर आप नहीं जानते, क्योंकि ये मैंने कल वीडियो में बोला था कि मुझे इस कंपनी के साथ शिकायत है कि क्लियरली वो मेंशन नहीं किया, बट बाद में उन्होंने अपलोड करी और क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन भी करी हैं उन्होंने। तो अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ करी है कि राइट इशू अच्छा क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये जो आया है प्रेफरेंशियल इशूज़ के साथ राइट इशू आया है, ये राइट इशू बेसिकली अच्छा है, कंपनी का काफ़ी अच्छा मूव लगा मेरे को, और वो किस चीज़ को रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा है। ये क्लॉज़ में कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड ऑथराइज्ड शेयर जो है वो इंक्रीज़ किए गए हैं एंड ESOP आया है। तो लेट विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसकी ऑर्डर बुक क्या है। तो 1 जुलाई 2024 को इसकी ऑर्डर बुक 900 करोड़ के आसपास है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे अब करते हैं एक्विजिशन ऑफ टेक्नो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने एक्वायर किया है और जैसे कि न्यूज़ को अगर आप देखेंगे जो भी आई है तो इसमें स्टार्टिंग में लग रहा है कि 66% किया है, जो कि मिस्टर भरत सॉरी यहाँ पे अ, भरत पटेल जी को, इसका कलर चेंज करते हैं, भरत पटेल जी को जाएगा जो कि कंपनी में नॉन प्रमोटर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि 66% ही जा रहा है, बट नहीं, कंपनी जो है 100% कंपनी को एक्वायर कर रही है। और वो कैसे कर रही है उसको जानेंगे हम आगे। इसका कलर थोड़ा सा सूटेबल निकालते हैं सो दैट ब्लैक इज़ फाइन। ओके, तो कंपनी, पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये TIPL क्या है एंड किस तरीके से ये काम करती है, किस सेक्टर की है, क्या है। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कंपनी ने 15,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया था और फेस वैल्यू थी 10। तो यहाँ पे टोटल ये 15 CR को डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ से एंड इसका जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आता है वो 1.5 CR आता है, मतलब 1.5 करोड़ इसके पास टोटल इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, और इसके साथ अब देखते हैं कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब तो ये हुआ था, बट जब ये सब्सक्राइब हुई तब कितना बचता है इसके पास। इसके पास 12 करोड़ 49,999 जो है 12 वो कैपिटल बचती है। ठीक है, तो और उसको कंसिस्ट कितना करता है, ये करते हैं 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट्स में ना लेके ऐसे लेते हैं, 1,24,99,999 इक्विटी शेयर जो यहाँ पे बोला भी है, और इसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेक्टर क्या है एंड मतलब देखिए अब इसको एक्वायर किया गया है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है। तो इसको एक्वायर किया है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने, इस कंपनी ने इसको एक्वायर किया है। अब इस कंपनी ने इसको एक्वायर क्या सोच के किया है, पहले तो सेक्टर बहुत मायने रखता है, सेक्टर क्या है। तो टारगेट कंपनी इज ऑपरेटिंग अमंगस्ट अदर इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर, primarily in the business of manufacturing, marketing, pumps, motors, elevators, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, escalators and blah blah blah। अब इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस, तो ये देखिए इनके क्लाइंट्स मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं। तो अडानी इनके क्लाइंट है, आदित्य बिरला ग्रुप इनका क्लाइंट है, अरविंद मिल्स इनके क्लाइंट हैं, IFCCI, JSW, जिंदल स्टील, JP, इसरो इनके क्लाइंट हैं, इंडियन ऑयल इनके क्लाइंट हैं एंड भेल इनके क्लाइंट हैं, नकोडा इनके क्लाइंट है, निरमा इनके क्लाइंट है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्लाइंटेज है इनकी। ठीक है, तो कंपनी इज़ डूइंग गुड। ओके, तो अभी चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि क्यों किया, ये एक्विजिशन क्यों किया गया है। तो एक्विजिशन क्यों किया गया है, इज ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर एंड विल हेल्प लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग टू include electrical engineering products, primarily pumps, motors, elevators, and thereby open a window for Lloyd Engineering Works Limited to B2C। अब B2C क्या होता है, पहले जो कंपनी काम कर रही थी वो B2B कर रही थी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कर रही थी, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू क्लाइंट जो भी आप समझते हैं वो नहीं कर रही थी, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं कर रही थी। तो अब ये डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हैं, मतलब जैसे हम हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम किसी बड़े बिजनेस से ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अब मैं कोई इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपनी खोली है, मुझे कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो मैं जो होलसेलर्स होते हैं उनसे लेते हैं, बड़ी कंपनीज होते हैं उनसे लेते हैं, तो डायरेक्ट क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाते, तो ये यहाँ पे क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, तो इन्होंने अपनी विंडो ये ओपन रखी है। ठीक है, अब इस एक्विजिशन को पूरा करने का पीरियड क्या है, तो ये अप टू पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है। अब 3 ईयर्स तो इन्होंने ये लिखा है, बट बेसिकली मेन एक्विजिशन जो है 88% एक्विजिशन जो है वो 3 मंथ्स में हो जाएगी, जिस तरीके का जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे। ठीक है, उसके बाद और इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब परचेज विल बी डन इन द 3 ट्रेंचेस। अब 3 ट्रेंचेस में करेंगे। अब 3 ट्रेंचेस में कैसे कैसे करेंगे, मतलब इसका मतलब है कि 3 बार में करेंगे, अलग अलग इन्होंने 3 उसमें प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ है एंड उसमें करेंगे। अब वो 3 ट्रेंचेस क्या हैं, तो 3 ट्रेंचेस रही ये। अब इसका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंच में ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारा चार्ट चूट में दिया था, तो मैं यहाँ पे आपको इजी करके बता रही हूँ। फर्स्ट ट्रेंच में ये क्या करने वाले हैं, यूजली सामने यही वाला आ रहा है कि यही करने वाले हैं ये, तो यही करने वाले हैं 66% का। तो ये सिर्फ 66% का नहीं कर रहे हैं, ये टोटल जो फर्स्ट ट्रेंच में करने वाले हैं 77% का करने वाले हैं। और 77% कैसे होता है, अब 11% जो है इनका कैश जाएगा। ठीक है, और 11% का कितना बनता है, वो बनता है 25 CR, और ये इनका कैश जाएगा। और इक्विटी शेयर कितने आएंगे इनके पास, 13,75,000 इनके पास इक्विटी शेयर आएंगे उससे, जो कि कैश पे करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 66%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 66% जो बनता है वो बनता है, और ये टोटल इक्विटी का है, मतलब 100% जो इक्विटी है उसका 66% है, और 100% में से ये 11% है, 100% में से ये 11% है, एंड 100% में से ये 12% है, तभी ये 100% बनता है टोटल। ओके, तो यहाँ पे 150 CR ये प्रेफरेंशियल इशू के साथ करने वाले हैं। अब प्रेफरेंशियल इशू की आगे एक अलग से स्लाइड है, उसमें हम सारा कुछ समझेंगे। और ये कितने इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो ये 82,50,000 इक्विटी शेयर होते हैं, और ये होता कितना है, 150 करोड़ का इसका टोटल कॉस्टिंग बैठती है। तो यहाँ पे टोटल बोला गया था कि फर्स्ट ट्रेंच में करने वाले हैं ये 175 करोड़ की पेमेंट, तो ये 175 करोड़ इन दोनों को मिला के बनता है, तो टोटल A प्लस B बनता है 175 करोड़, और टोटल इक्विटी शेयर कैसे आते हैं, 96,25,000 टोटल इक्विटी शेयर इनके पास आ जाते हैं, और ये बनता है 77%। ठीक है, अब मैंने बात करी थी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही इनको 88% आ जाता है। ठीक है, अब ये सेकेंड ट्रेंच जो है इसमें करेंगे 11% का, और ये 25 करोड़ अगेन देने वाले हैं, और वो भी कैश करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ट्रेंच में एक पार्ट किया था, ए पार्ट, वैसे ये कैश करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बनता है, 13,75,000 इक्विटी शेयर बनते हैं। अब 3 मंथ्स की जो मैंने बात करी वो यहाँ पे होता है। अब इन्होंने बोला है कि सेकेंड क्लोजिंग डेट जो रहेगी, ये जो सेकेंड ट्रेंच है इसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी, शेल बी नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लोजिंग डेट। तो ये जो फर्स्ट ट्रेंच का जैसे ही हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेंच जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, अब देखते हैं कि कब करते हैं फर्स्ट ट्रेंच का। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इन्होंने कर लिया अगस्त के 10th को कर लिया। ठीक है, तो अगस्त की 10th, अगस्त सितंबर, अगस्त का पूरा महीना गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर, यस आई एम सो सॉरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर के 10th ये होने नहीं दे सकते, अक्टूबर की 10th से पहले पहले इनको ये करना पड़ेगा सेकेंड ट्रेंच का। ठीक है, अब यहाँ पे राइट इशू की बात आती है, वो मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो राइट इशू भी आई थिंक जल्दी ही आएगा, जो उसके साथ प्रेफरेंशियल इशू और राइट इशू दोनों जल्दी ही आएंगे, क्योंकि ये जो है ना
मैं सोची थी कि राइट इशू शायद ये लेट लेके आएंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ये भागेगा, उसके बाद राइट इशू लेके आएंगे। बट आई वाज रॉन्ग। जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे और ये सिर्फ ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी एनालिसिस है कि मुझे लगता है कि जल्दी ही राइट इशू भी लेके आएंगे, क्योंकि इनको पैसे देने हैं। देखिए वैसे तो इनके पास पैसे हैं, जो राइट इशू से आए थे इनको पैसे, जो पुराना राइट इशू गया था दिसंबर में, उसके पास इनके पास पैसे हैं। बट इनको बहुत सारा फंड चाहिए, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको बहुत सारा फंड चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पैसे बचा के रखेंगे। अब यहाँ पे तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे 10th मतलब जब भी पहली वाली ट्रांच ये कंप्लीट होगा 77%, उसके साथ ही इनको ये 11% वाला भी जल्दी ही करना पड़ेगा। अब ये जो थर्ड है, थर्ड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 12% इनको करना है। अब 12% ये कैसे करने वाले हैं? ये अगेन प्रेफरेंशियल इशू के साथ करने वाले हैं। और इसके लिए इनके पास टाइम कितना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। इसके लिए इनके पास 3 इयर्स का टाइम है। 3 इयर्स से पहले पहले इनको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगस्त में अभी हुआ, तो 3 इयर्स के अगस्त से जो भी डेट रहेगी उससे पहले पहले इनको करना पड़ेगा। और ये कैसे करने वाले? यहाँ पे इन्होंने ये इक्विटी यहाँ बताया 12%, रेस्ट जो बचा है वो करना है। इक्विटी शेयर यहाँ पे बताए हैं कि इनके 15 लाख के आसपास इक्विटी शेयर रहेंगे। एक इक्विटी शेयर कम है, 15 लाख के आसपास इक्विटी शेयर रहेंगे। एंड ये जो करने वाले हैं वो रियल टाइम एबिटा ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ों को देख के करने वाले हैं, और 3 इयर्स का टाइम है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे क्योंकि एबिटा ग्रोथ एंड बाकी सारी चीज़ों को देख के करेंगे, तो यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा वैसे डील्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ की ऐसे ही होती हैं, यही टर्म्स एंड कंडीशंस काइंड ऑफ होती हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी ली और मैंने फॉर एग्जांपल कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल XYZ नेम पूजा से ली कंपनी, और उसने मेरे को कंपनी बेच दी 200 करोड़ के आसपास, और वो कहती कि अब कंपनी ले ली, तुम जानो और तुम्हारे पैसे जाने और तुम्हारी कंपनी जाने, तुम्हारी मैनेजमेंट जाने। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो सकता, इनको कंपनी चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि कि इनकी थर्ड ट्रेंच भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि 3 इयर्स का बेसिकली टाइम नहीं है, सिर्फ थर्ड ट्रेंच 12% के लिए ही अपने पास जो है टाइम है वो 3 इयर्स का है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों के लिए अपने पास जैसे ही फर्स्ट ट्रेंच कंप्लीट होगी उसके बाद 3 महीने का ही टाइम बचेगा अपने पास। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं प्रेफरेंशियल इशू की साइड, और ये क्या है? अब प्रेफरेंशियल इशू इन्होंने बोला है, जो आज न्यूज़ आई है तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है उसमें कि प्रेफरेंशियल इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्विजिशन के लिए ही किया गया है। TIPL की एक्विजिशन के लिए, टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की एक्विजिशन के लिए ही है प्रेफरेंशियल इशू, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। अब प्रेफरेंशियल इशू, अब यहाँ पे ना चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू को क्यों ज़्यादा यहाँ पे वेट दिया गया है और कैश पे क्यों नहीं किया गया। ठीक है, अब इसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ, जो कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के साइड से भी हैं और ये जो TIPL है उसकी साइड से भी है। पहले ये प्रेफरेंशियल इशू का थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रेफरेंशियल इशू, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रेफरेंस मिलेगी, राइट? तो इसमें होगा क्या बेसिकली, जैसे अब प्रेफरेंशियल इशू मिल रहे हैं TIPL को, तो TIPL को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, जो भी उनकी परसेंटेज रहेगी, जो भी उनकी होल्डिंग की परसेंटेज रहेगी, तो उनको मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, अगर कुछ भी कंपनी में गड़बड़ होती है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में, क्योंकि अब होल्डिंग कंपनी बन जाएगी उसकी, तो कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है, लाइक इंसॉल्वेंसी ये करती है कंपनी, ठीक है, तो या फिर एनीथिंग गो साउथ, या कंपनी बंद होने लगती है, या कुछ नुकसान हो जाता है, शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है, या कोई गलत न्यूज़ आ जाती है, तो सबसे पहले अब होता क्या है कि जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारा है स्टेक कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैसा कब मिलेगा? हमें पैसा अगर डूब गया, अगर फॉर एग्जांपल अभी 86 के आसपास चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये 2 रुपये रह गया, तो हमारा नुकसान है, हम नुकसान और फायदे दोनों में साथ में। यहाँ पे क्या होता है कि जो TIPL है, यहाँ पे इसको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। सबसे पहले इनको जो भी इनके पैसे बनते हैं वो पैसे इनको दे दिए जाएंगे, उसके बाद नफ़ा नुकसान देखेगी कंपनी, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेगी। तो ये प्रेफरेंशियल का मतलब है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि कंपनी ने, TIPL ने प्रेफरेंशियल इशू को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इनको पता है कि कंपनी ग्रो करने वाली है और इतना तो कुछ होगा नहीं, और वैसे भी ये सेफर बोट में बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रेफरेंशियल इशू में जो TIPL को है, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू भी बड़े सारे तरीके के होते हैं, बट जो अभी है उसमें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे।
इन कंपनी में इनकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी, जो मिस्टर भरत पटेल हैं जिनको 66% जा रहा है प्रेफरेंशियल इशू का, इनकी कोई वोटिंग राइट नहीं रहेंगे, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। और ये मिस्टर इनको जो जा रहा है ये नॉन प्रमोटर रहेंगे, ये प्रमोटर नहीं बनेंगे कंपनी के, ठीक है। इनको दे रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू शेयर्स दे रहे हैं, पर ये प्रमोटर नहीं बनते। अब इनको जाते हैं 66%। 66% जो होता है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का 1.1% होल्डिंग होती है, जो इनको जा रही है, मिस्टर भरत पटेल जी को जा रही है, वो 1.1% होल्डिंग जा रही है मिस्टर भरत पटेल जी को टोटल कंपनी की होल्डिंग की, ठीक है। दिस रिमाइंड्स मी कि अच्छा यहाँ पे होल्डिंग जा रही है 1. अब यहाँ पे होल्डिंग कितने में जा रही है, ये होल्डिंग जा रही है 150 करोड़ में, 150 करोड़ में 1.5% जा रहा है। अब इससे मुझे एक चीज़ याद आई थी, मेरे माइंड में एकदम से स्किप वो किया था, क्लिक किया था कि यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है FIIs ने एंड DIIs ने, तो यहाँ पे आप देखिए कितनी होल्डिंग बढ़ाई, मतलब 1% के आसपास होल्डिंग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मतलब 1% की होल्डिंग का मतलब है यहाँ पे FIIs एंड DIIs ने 150 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। इस जो क्वार्टर गया है ये, इसमें खरीदारी करी गई है 150 करोड़ के आसपास की, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो FIIs हैं और DIIs हैं, ये हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर एनालिसिस करके और हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर इनके पास समझदार और काबिल लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड जहाँ पे मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सो मेरे पास ब्लैंक स्लाइड तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, थैंक यू स्लाइड पे समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी कि यहाँ पे आ गया लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एंड यहाँ पे आ गया TIPL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे कि प्रेफरेंशियल इशू के, ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू के प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे। अब देखिए लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने क्यों दिया प्रेफरेंशियल इशू, क्योंकि उनको कैश बचाना है, ठीक है, क्योंकि उनका काम है और उनका कैश फ्लो जो है अभी नेगेटिव चल रहा है, तो उनको कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बाकी अगले चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर ये यहाँ से प्रेफरेंशियल इशू नहीं निकालते तो कंपनी खरीदते, तो कैश तो ये दे नहीं रहे, तो ये क्या करते, या तो ये प्रमोटर की होल्डिंग निकालते, ठीक है, या तो फिर कोई इनसाइडर प्रमोटर के पास कई बार होल्डिंग होती है, कंपनी के सारे दे नहीं देते, कुछ लोग रखते भी हैं, तो जो भी होगा, तो यहाँ पे अगर प्रमोटर अपने ही निकालता तो उनकी होल्डिंग जो है डिक्रीज होती, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता है कंपनी ग्रो करेगी। दूसरा, अगर ये चलो मान लिया कि देते, यहाँ से निकाल के देते, तो इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आती। आई एम सो सॉरी फॉर माई स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे पेंसिल मेरे को चलाने नहीं आती ढंग से। तो यहाँ पे इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आती है एंड जितने की डील हो रही है उतना घुमा फिरा के इनको शायद नुकसान होता है या कुछ होता है, जो भी होता है, पर पैसे ऑफ कोर्स यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट में आता है। जैसे हम कर लेते हैं, जैसे यूजली क्या करते हैं हम लोग कि मतलब मैं करती हूँ कि जैसे कोई लॉस में होता है शेयर, तो मैं उसको सेल कर देती हूँ और प्रॉफिट वाला जो हमारे जो रियलाइज प्रॉफिट में हो वो सेव आउट हो जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, जैसे ही वो खत्म होने वाला होता है, तो हमारी रियलाइज जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी कम आती है। तो यहाँ पे ये तो ये नहीं कर सकते थे, इनको रियलाइज करना पड़ना था और वहाँ पे हो जाती यहाँ पे दिक्कत, ठीक है, तो वो भी ये नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये प्लेज करते शेयर्स, सॉरी, तो अगर ये प्लेज करते शेयर्स तो क्या होता, तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट लाइबिलिटी आती। अब मार्क टू लाइबिलिटी आती, अब मार्क टू मार्केट लाइबिलिटी क्या होता है। अब मैं आपको इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर आप में से कोई भी लोग हैं जिन्होंने गोल्ड अपना रखा हुआ है बैंक में, जिसके ऊपर ओवरड्राफ्ट लिया है, लोन लिया है या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना गोल्ड जो है रखा और उस टाइम उसका प्राइस चल रहा था 10 रुपये लगा लेते, 10,000 लगा लेते हैं, ठीक है, 10,000 उसका प्राइस चल रहा था, मैंने रखा बैंक में और बैंक ने मुझे 75% दे दिया, ओवरड्राफ्ट अगर मैं लेती हूँ तो 75% दे दिया। अब वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्राइस काट के जो है अपना, कि अगर कुछ होता है, अगर गिर जाता है, ये प्राइस गिर जाता है गोल्ड का या कुछ होता है, तो वो उन्होंने अब ऑलरेडी 25% अपना रखा होता है सेफर साइड के लिए। अब यहाँ से प्राइस अगर उस टाइम 10,000 था गोल्ड का और गोल्ड का प्राइस
घट के 8,000 रह जाता है, तो आपको बैंक वाले एक्सक्यूज़ मी, तो बैंक वाले आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे कि हमें ये जो डिफ़र चीज़ है, ये जो बचता है बैलेंस, इसको या तो डिपॉज़िट करो, या तो पैसे डिपॉज़िट करो, या तो फिर और गोल्ड रखो आप, सो दैट इसका जो डिफरेंस है, ये 2000 का जो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, इसको किया जाए। क्योंकि अगर 2000 का जो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, तो जो इन्होंने सेफर साइड के लिए 25% रखा था, वो तो निकल जाता है। तो ये होता है मार्क टू मार्केट, ठीक है। तो इन्होंने वो भी नहीं किया, ठीक है। और अगर ये मार्क टू मार्केट प्लेज करते भी, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को गलत मैसेज जाता, तो वो भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि ये कोई रिस्क नहीं ले सकते, अभी जिस फेज़ में ये कंपनी है उस फेज़ में रिस्क नहीं ले सकते। तो ये जो मैंने आपको मार्क टू मार्केट वाला बताया, ये सेम चीज़ शेयर्स के साथ भी होती है। तो शेयर अगर ये प्लेज करते, तो वहाँ भी ये चीज़ होती, या तो इनको पैसे देने पड़ते, या तो या तो गोल्ड नहीं रखते, सॉरी, या तो और शेयर वहाँ पे प्लेज करवाते, या तो पैसे देते, या फिर जिसके पास रखे होते, बैंक के पास रखे होते, तो बैंक उसको सेल कर देता, और सेल करने के बाद अपना जो डिफरेंस है वो पूरा करता। तो यहाँ पे प्लेज करने में वो खतरा भी रहता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। अब TIPL का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब देखिए, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। इनको पेमेंट प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, इफ़ एनीथिंग गो साउथ, ठीक है। एंड दूसरा, इन्होंने ऑफ कोर्स ये भी देखा है कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो है वो ग्रोइंग है, ठीक है। दिस कंपनी इज ग्रोइंग एंड इसका जो फ्यूचर प्लान्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो ग्रोइंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए, प्रेफरेंशियल इशू इन्होंने ले लिए, ठीक है, XYZ जो भी इनका रीज़न रहा हो, इन्होंने अपने प्रेफरेंशियल इशू ले लिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने अब ये इनको सेल अगर करने हो, तो ये सेल भी, जो मुझे लगता है कि ये बहुत इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा भी होता है इनके माइंड में आता है, तो इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब इनके पास आएंगे तो इनके अकाउंट में आएंगे, तो उसके बाद जैसे भी जिस भी तरीके से अकाउंट में आते हैं, जो भी उनका होता है, तो इनके ऊपर अगर ये 1 ईयर नहीं रखते, तो इनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जो कि 15% या 20% जितने भी है, सिलेक्टेड पे 20% होगी अब, तो वो भी आती। और दूसरा, अगर इनको ये रियलाइज़ ही करने होते, मतलब रियलाइज़ नहीं, इनको ये वेस्ट ही करने होते अपने प्रेफरेंशियल शेयर, तो ये पहले ही प्रेफरेंशियल में नहीं डील करते। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये इतना तो ये पता चल गया कि कोई हरी में नहीं है ये, एंड ऊपर से ये 3 साल का इन्होंने पीरियड भी दिया है, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो अब बस इतनी सी बात है कि अगर बेचना होता तो ये प्रेफरेंशियल शेयर ये लेते नहीं, एंड प्रेफरेंशियल शेयर के साथ अपने फ़ायदे भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। अगर कोई डाउट्स हो, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैंने ये वीडियो बनाई है, तो कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन भी हो जाता है। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, बट अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं राइट इशू के बारे में। तो राइट इशू जो ये आया है, मुझे लगता है लोगों ने थोड़ा नेगेटिव लिया है कि बार बार कंपनी राइट इशू दे रही है, बट मुझे लगता है कि ये राइट इशू काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोच के दिया गया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको लेना है नहीं लेना है, ऑफ कोर्स दैट इज़ योर चॉइस। हाँ, और ये भी ज़रूर है कि थोड़ा प्राइस नीचे भी आता है राइट इशू जब आता है। तो अभी के लिए अगर देखें, तो राइट इशू जो है वो 1050 करोड़ का है, एंड जो मैंने सोचा है यहाँ पे, जो मुझे लगा के और जो मैंने मतलब निकाला है, हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग राज़ी ना करते हों, तो दैट्स फाइन। आई मीन सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होते हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही ना लगे, एंड दैट इज़ ओके। तो यहाँ पे अब जो मैंने राइट इशू के जल्दी आने की बात करी थी, वो मैंने क्यों करी थी? वो मैंने करी थी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है इन्होंने आज कि ये फॉर्म कर रहे हैं एक कमेटी, किसके लिए? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड राइट इशू की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के लिए। तो उसके लिए अगर ये कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बार-बार अपना काम तो बढ़ाएँगे नहीं, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत काम है, बहुत प्लान्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक साथ ही राइट इशू भी लेके आएँगे, प्लस उनको प्रेफरेंशियल शेयर्स भी देने हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो मुझे लगता है कि एक साथ ही राइट इशू लेके आ जाएँगे। प्रेफरेंशियल शेयर नहीं, सॉरी, यहाँ पे उनको जो सेकंड ट्रांच में उनको पेमेंट करनी है 25 करोड़ की, तो मुझे लगता है कि 25 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए भी इनको पैसे चाहिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो इनका अलग से चल रहा है, बट साथ के साथ इनके पास ऑफ कोर्स पैसा भी है, पर इनको एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा
पैसा चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आएगा राइट इशू भी। तो अभी देखते हैं कि ये क्यों अच्छा क्यों है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी इसलिए लगी, देखिए रिटेल इन्वेस्टर के पास ना एक चॉइस रहेगी। जैसे ही यहाँ पे बात हुई है कि प्रेफरेंशियल इशू आएगा, न्यू शेयर्स इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि न्यू शेयर्स इंट्रोड्यूस होंगे, पर अगर यहाँ पे प्रमोटर्स अपने शेयर नहीं निकाल रहे एंड शेयर प्लेज नहीं कर रहे, शेयर का कुछ ऐसी चीज़ बताई नहीं है इन्होंने कि किस तरीके से वो करने वाले हैं, तो आई एम गेसिंग कि ये प्रेफरेंशियल इशू आएगा, ठीक है। तो इसी चीज सॉरी प्रेफरेंशियल इशू नहीं आएगा, न्यू शेयर्स इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ शेयर तभी भी लोगों ने जो वो कर लिए थे जब पहले राइट इशू आया था, लोगों ने बेच दिए थे, तो न्यू शेयर ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे हमारे पास चॉइस रहेगी, तो ये डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट के साथ, अब डाइल्यूट जब हो रहा है, ये प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है, डाइल्यूशन तो हो रहा है, तो उसके साथ हमें मिल क्या रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है बेसिकली। तो देखिए लॉयड इंजीनियरिंग को एक कंपनी मिल रही है, जो कि कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रोइंग फेज में है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री इनकी काफ़ी अच्छी है एंड लॉयड इंजीनियरिंग के सेक्टर को मैच करती है, ठीक है। अब दूसरा क्या मिलेगा, क्योंकि ये 3 मंथ्स के अंदर या जब भी इनकी फर्स्ट ट्रेंच का हो जाता है, तो उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर सेकंड ट्रेंच इनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 महीने के अंदर अंदर तो हो सकता है कि कमिंग क्वार्टर में ही इनको इसका रेवेन्यू जो है वो ऐड होता हुआ मिले। और ये ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, ये जो कंपनी है TIPL, तो ऑलरेडी ये काम कर रही है। तो अगर ये काम करे तो ऑफ कोर्स इसका रेवेन्यू हमें कंसोलिडेटेड में नहीं मिलेगा, बट इसका रेवेन्यू जो है हमें सॉरी कंसोलिडेटेड में नहीं, स्टैंड अलोन में नहीं मिलेगा, बट कंसोलिडेटेड में इसका रेवेन्यू भी मिलेगा, और वो इसमें ही आएगा क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी लॉयड इंजीनियरिंग इसकी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बन जाएगी। तो अभी जब रेवेन्यू आएगा तो स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आएगा, तो स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि वो एक फ़ायदे की बात है। अब डाइल्यूशन की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जैसे ही राइट इशू आता है तो आपकी चॉइस होती है, क्योंकि जैसे ही कोई डाइल्यूट होते हैं शेयर, तो डाइल्यूट के साथ क्या चीज़ होती है कि आपकी जो हिस्सेदारी होती है कंपनी में, जैसे अब हम हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे 5 लाख के शेयर लेके रखे हैं, राइट। तो 5 लाख का जितना भी इक्विटी शेयर आते हैं, जितना भी परसेंट बनता है, चलो 5 लाख का क्यों बोले, इक्विटी शेयर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर्स यहाँ पे लेके रखे हैं, तो उसके हिसाब से जितने भी इक्विटी शेयर हैं उनको डिवाइड करके जितनी भी मेरी परसेंटेज बनती है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरी परसेंटेज बन गई यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बड़ी छोटी कंपनी है एंड मेरी 1% यहाँ पे परसेंटेज होल्डिंग बन गई, ठीक है। तो जब डाइल्यूट होंगे, तो डाइल्यूट होने के बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जहाँ पे पहले 10 रोटी खाने वाले 5 लोग थे और ये 2-2 रोटी सबको मिल रही थी, वहाँ पे अब 5 की जगह यहाँ पे 7 लोग हो जाएंगे और 2-2 रोटी सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ही राइट इशू आएगा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 यहाँ पे 10,000 शेयर हैं और राइट इशू आ गया 2:1, ठीक है, 2:1 आ गया, तो मतलब सॉरी जो भी राइट इशू आ गया, तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 2,000 शेयर मिल रहे हैं राइट इशू से लेने को। तो अब जहाँ पे मेरे पास मेरी हिस्सेदारी 1% बन रही थी, तो मेरे पास चॉइस है अब कि मैं इनको खरीद के अपनी हिस्सेदारी जो है वो बरकरार रखूँ। अब ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इंक्रीज करी गई है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे कैसे इंक्रीज की गई है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें करी गई हैं बेसिकली। एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करी है और दूसरा इन्होंने क्लॉज चेंज किया है, ठीक है। तो पहले क्लॉज वाला देख लेते हैं क्योंकि मैंने वही स्लाइड पहले डाली है। तो क्लॉज क्या है, इनका एक क्लॉज था 3A में सेकंड क्लॉज था, उसको इन्होंने चेंज किया है और उन्होंने चेंज करके यहाँ पे कुछ एडिशन किए हैं। टू कैरी ऑन द बिजनेस टू डेवलपर्स बिल्डर्स मिजॉन, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, तो मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी, नहीं तो आप मजाक बनाओगे। General construction contractors including designing, engineering, electrical engineering, construction and execution of infrastructure project, fabrication, erection, building houses, apartments and what not। सब कुछ ही तो उन्होंने लिख दिया है कंस्ट्रक्शन वाला। indoor arenas and maintain altar and the same or a part therefore with all of any amenities or
conveniences, drainage facility, electrical, mechanical, and to deal with the same in any manner whatsoever. तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन वाला सारा ही इंक्लूड किया है। अभी इन्होंने ये अनाउंसमेंट नहीं करी है कि ये एकदम से डाइव इन कर रहे हैं, पर ये ज़रूर है अगर इन्होंने इंक्लूड किया है, इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर दे आर लुकिंग फॉर दिस, एंड इन्होंने अपनी विंडो जो है वो ओपन रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ये कुछ और भी सेक्टर्स ऐड कर रहे हैं इसमें। एंड अभी चलते हैं इंक्रीज इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या था पहले? शेयर कैपिटल यहाँ पे था पहले 120 करोड़ का, एंड जो फेस वैल्यू है 1 है, तो वो डिवाइड करके 120 करोड़ के इनके पास इक्विटी शेयर थे, इन 120 करोड़ इक्विटी शेयर थे। अब इन्होंने उसको इंक्रीज करके कर दिया है 200 करोड़, और अब इनके पास 200 करोड़ के इक्विटी शेयर है, और फेस वैल्यू जो है वो 1 है। तो अब यहाँ पे 200 करोड़ के नहीं करते, 200 करोड़ इक्विटी शेयर नहीं करते, तो फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फेस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए सेम ही इनको करना पड़ा, क्योंकि डिवाइड करके 1 ही आना चाहिए, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ की गई है। अब ये चीज़ क्यों की गई है? देखिए, अब यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्यों करी है ये चीज़, बट ये ज़रूर हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया था थोड़ा बहुत, जितना भी है छोटू सा, तो वो दौड़ाया। तो यहाँ पे ना कुछ ना बिडिंग्स होती हैं, कुछ बिडिंग्स होती हैं जिनके लिए जो ये शेयर कैपिटल है ना, उसका ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि वैसा कुछ, देखिए यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, तो हो सकता है कि वैसी कोई चीज़ हो जिसका क्राइटेरिया इसको मैच करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 200 इसका करोड़ का इन्होंने किया हो। तो ये भी चीज़ हो सकती है। अब ये लिखा नहीं है कहीं, तो बस मैंने अपना छोटू सा दिमाग दौड़ाया था। अब यहाँ पे आया है ESOP। ESOP क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि 8,84,000 शेयर्स जो हैं वो ग्रांट किए गए हैं, और कितने के प्राइस पे किए हैं? 9 रुपये 50 पैसे के शेयर पे किए गए हैं। अब इसको आप वेस्ट कब कर सकते हैं? वेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो इनका 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है कि इनको दिए हैं, तो ये नहीं कि जाओ और बेच दो। तो 1 ईयर तक तो कम से कम ये नहीं करेंगे, एंड कंपनी ग्रो कर रही है, वो लोग उसी में काम कर रहे हैं, और विद इन 7 ईयर्स, तो एक से ये पूरा अभी स्टार्ट हुआ, ये 1 साल हो गया, 1 से 7 साल के बीच में ये कभी भी इसको वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, तो वेस्टिंग कंडीशंस, ऑप्शंस नॉट एक्सरसाइज विद इन द एक्सरसाइज पीरियड। हाँ, तो इन्होंने अगर सॉरी ये वेस्ट करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन देगी। तो इनको वेस्ट करना पड़ेगा। ये वेस्ट का मतलब होता है कि लेके रख लो, और जो ये होता है एक्सरसाइज होता है, वो होता है कि बेच सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनको एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 1 to 7 ईयर्स के बीच में, और अगर ये 1 to 7 ईयर्स के बीच में नहीं करते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट तो अपनी थैंक यू स्लाइड है, थैंक यू स्लाइड को हम यहाँ पे कचरा कर चुके हैं। तो अब इन ऑल अगर बात करूँ तो ठीक है, आज हमें डाउन मूव देखने को मिला है, एंड ये जो है टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ मैं, टेक्निकल एनालिसिस की अलग से वीडियो आएगी। तो यहाँ पे इन ऑल जो मैं बोलूँगी, तो इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। राइट इशू जो मुझे लग रहा है वो सही आया है। एंड दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर वाली जो हमने बात करी कि क्यों है और किस तरीके से है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेफरेंशियल इशू वाला भी चीज़ बहुत सही थी। ये दोनों की विन विन है, दोनों कंपनीज़ की विन विन है। एक तो अपना लॉयड इंजीनियरिंग की विन विन है, क्योंकि उनका कैश बच जाता है सारा, और दूसरा जो विन विन है वो TI प्राइवेट लिमिटेड की विन है, क्योंकि उनको प्रेफरेंशियल इशू मिल जाते हैं, वो अपने तरीके से उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि 3 मंथ्स में हमारी 2 ट्रेंचेस कंप्लीट हो रही हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 मंथ्स में या 3 to 5 मंथ्स में हमारी ये 2 ट्रेंचेस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। तो इन 2 ट्रेंचेस को मिला के 77 + 11, तो हमारे पास 88% आ जाता है, जो टोटल आउट ऑफ 100 जो है
उसका जो एक्विजिशन का 100% से 88% हाथ में आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंपनी ने एक बात बोली थी कि मेजॉरिटी इंटरेस्ट है इनका इस कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी इंटरेस्ट अपने आप ही आ गया। जब 88% शेयर आपके पास आ जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग जो रहेगी कंपनी में वो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की रहेगी। अब यहाँ पे ये नहीं बोला इन्होंने कि अपनी मैनेजमेंट भी अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे, या वो सेम मैनेजमेंट के साथ कैरी ऑन करेंगे, क्या करेंगे, वो इन्होंने कोई चीज़ नहीं बोली है। तो मैं उस पर कोई गेस भी नहीं मारना चाहूँगी। आई एम नॉट गोना रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो जितना जितना मैं यहाँ पे कर पाई, जितना मेरे को समझ आया उतना मैंने आपको करके दिया। तो इन ऑल बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इमीडिएट में नहीं बोल रही हूँ, बट लॉन्गर रन में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। एंड ये इसका बहुत मुझे लगता है दिस इज़ लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये बस वही है कि अभी ये ग्लिम्स है जो ये करने वाले हैं। आगे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है, एंड काफ़ी कुछ इनके प्लान्स हैं जिस तरीके के। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने ये बोला था कि ये कोई भी जो इन्होंने बोला था, जो मिस्टर कृष्णा गुप्ता के वर्ड्स थे जिसको मैंने बस इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया था, एंड ये मैं कोई खुद से नहीं बोल रही, आई गॉट प्रूफ फॉर दैट। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे इन फ्यूचर में कोई डाइल्यूट नहीं होगा, एंड कोई भी वो नहीं होगा, कोई भी ये डेट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ना दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी ये अपने बातों पे खरे नहीं उतरे हैं। तो देखिए, मैं इस कंपनी की सिर्फ बढ़ाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना तो मेरे को ये पैसे दे रहे हैं, ना मेरे कोई घर की कंपनी है। तो बस इट जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है इस कंपनी का, तो मैं इसको फोकस करती हूँ। यानी काफ़ी लोगों का बातों का जवाब भी है, कुछ कमेंट्स भी आए कि मैं इसी पे क्यों बनाती हूँ। सो आई लाइक दिस कंपनी, एंड इट्स नॉट दैट कि मैं इसी कंपनी पे बनाती हूँ, मैं बाकी बहुत सारे शेयर्स पे वीडियोस बनाती हूँ। शायद आप लोगों ने वो देखी नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एंड दूसरा, मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इनकी थोड़ी सही नहीं बैठी हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिए कि जब कोई प्रमोटर या कोई भी लोग हैं, वो जब चीज़ें बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं वो 100% सही हों। जैसे शेयर मार्केट में रिस्क रहता है, वैसे लाइफ में भी लोगों की बातों का रिस्क रहता ही है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान से लेके चलिए। बाकी फंडामेंटली कंपनी चेक है, बाकी फाइनेंशियली कंपनी अच्छे डिसीजन ले रही है। जो इनकी एक्विजिशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, अपने सेक्टर से मैच करके ले रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट है। अगर जिस दिन नहीं लगेगा तो उस दिन भी मैं लॉन्ग वीडियो बना के बता दूंगी कि फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा, ठीक है। और रेस्ट इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में एंड बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।